वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान कोश की दुनिया में। आज हम लोग अकाउंट्स में थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी में क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमारा जो एनपीओ है वो हम लोग जानेंगे, उसमें उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मेन काम क्या होता है, उसके लिए क्या क्या हम लोग प्रिपेयर करते हैं, आदि आदि चीज़ पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, तो किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस कह सकते हैं आप, या कुछ भी एक बिजनेस करना, स्कूल चलाना, यूनिवर्सिटी चलाना, एक मंदिर हो या कुछ भी हो, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसका अलग अलग काम हो सकता है, उसके ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं, पर वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम अलग अलग हो सकता है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग एनपीओ के नाम से जानते हैं। तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसका मेन मोटिव होता है पैसा अर्न करना। इसका मेन मोटिव ही होता है पैसा अर्न करना, चाहे वो किसी सामान को बेच के करे या कोई सर्विस प्रोवाइड करके करे। सर्विस प्रोवाइड मतलब वो आप किसी का मतलब एक गाड़ी साफ़ कर रहा है, तो गाड़ी साफ़ क्यों कर रहा है, उसको उसके बदले पैसे चाहिए। पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होता है, उनका काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि पैसा कमाना। पर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का पहला मोटिव ही यही होता है कि उनको पैसा अर्न करना होता है, जबकि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ा उद्देश्य होता है सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, उसमें उनका नाम में ही आ रहा है नॉन प्रॉफिट, मतलब उनको कोई प्रॉफिट से मतलब नहीं है। इसमें क्या आ सकते हैं, स्कूल का क्या काम होता है, पढ़ाना, कि वो बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर ये थोड़ी ना देखेगा कि मेरा कितना पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, उनका मेन मोटिव क्या होता है, इलाज करना। ठीक है, तो बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज और भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स क्लब, व्यायामशाला, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, गुरुद्वारा, चर्च। अब इनका आप सोचेंगे, क्वेश्चन उठेगा कि मैम इन लोग के पास पैसा कहाँ से आता है, ये लोग कैसे रन करेंगे अपना ऑर्गेनाइजेशन को। इनका मेन सोर्स जो होता है वो होता है दान, जिसको हम लोग डोनेशन के नाम से जानते हैं। इनका फिर होता है सब्सक्रिप्शन, को इनको किसी चीज़ के लिए मंथली कह सकते हैं, ईयरली कह सकते हैं, सब्सक्राइब किसी चीज़ के लिए, फीस, छोटी मोटी जो फीस होती है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में 19 रुपये 20 रुपये करके भी कुछ फीस लगता है, तो वो छोटा मोटा फ़ी, ग्रांट, गवर्नमेंट की तरफ से इनको कुछ फैसिलिटीज़ मिलती है, वो सारी चीज़ें भी इसमें शामिल होती है। इनका यूज़ किस लिए किया जाता है, तो अपने मेंबर, जो भी इनके मेंबर्स हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, गरीबों को आराम देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव इनका होता है वेलफेयर करना, टू वेलफेयर ऑफ अदर्स। अब है कि ऑब्जेक्टिव क्या है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, कि प्रोवाइड सर्विस और रिक्रिएशन टू इट्स मेंबर्स और ग्रुप और द पब्लिक एट लार्ज। इनका मेन पहला मोटिव होता है कि बड़े पैमाने पर उनके जो मेंबर्स हैं, जो इनके ग्रुप्स हैं पब्लिक लेवल पे, उनको ये क्या कर सके, सपोर्ट कर सके, उनको हेल्प कर सके। टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, रिलीज एंड एजुकेशन, आर्ट, कल्चर एंड स्पोर्ट। किस लिए काम कर सके, वेलफेयर के लिए। कैसी वेलफेयर, धार्मिक, पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए, कला से रिलेटेड होना चाहिए, और हमारे खेल से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं फीचर्स क्या है हमारे, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, कि क्या है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये जो होता है ये किसी वेलफेयर के द्वारा या सोसाइटी क्लब के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, आर्ट को, कल्चर को, रिलीजन को, एजुकेशन को, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, ये प्रमोट करते हैं। और ये कभी भी इनका उद्देश्य नहीं होता है पैसा कमाना। ये जो है बड़ी बड़ी ट्रस्ट, क्लब, इन लोग के द्वारा चलाया जाता है, तो इनका मोटिव ही होता है वेलफेयर करना। इसमें सब्सक्रिप्शन से, डोनेशन से, कंट्रीब्यूशन, आउटसाइडर लोग जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है, वो गवर्नमेंट के द्वारा जो उनको फंड वगैरह मिलता है, उन सब से इनका जो है खर्चा चलता है। ये सारा कुछ उनके द्वारा ये करते हैं। ये लोग क्या बनाते हैं, तो ये लोग बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसमें ये क्या करते हैं, अपने इनकम को एक साइड लिखते हैं, जितना एक्सपेंस होता है वो एक साइड लिखते हैं, फिर बाद में सारा कुछ वहाँ पे शो करते हैं, जिसमें ये अपने सारे कुछ सब्सक्रिप्शंस को भी दिखाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर सब कुछ ये को
दिखाते हैं। और ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन? ये जो इनके कमेटी के इलेक्टेड पर्सन होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उसके द्वारा ये मैनेज किया जाता है। इसमें हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सरप्लस को बांटा जाए। द सरप्लस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द मेंबर्स। इसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी सरप्लस को नहीं बांटा जाता है। वो कैपिटल फंड, मतलब आपके एक जो फंड है आगे अपना जो ऑर्गेनाइजेशन उसको बढ़ावा देने के लिए, उसमें वो फंड को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एनजीओ, एक आप इसको कह सकते हैं एनजीओ जिसका अलग अलग काम होता है। उस तरीके से आपको एक फॉर एग्जाम्पल इसको आप एनजीओ भी कह सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी एनजीओ भी हमारे यहाँ चलते हैं। तो ये है इन इंडिया नॉन profit organization often known as NGO can be registered as a company under section of 8 of the Indian Companies Act 2013। ठीक है, तो हम नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एनजीओ के नाम से भी जान सकते हैं। कैसे? ये कंपनी है एक जिसका सेक्शन 8 जो हमारा कंपनी एक्ट है, इंडियन कंपनी एक्ट 2013, उसके अंदर ये सेक्शन 8 में प्रोवाइड किया गया है कि आप इसको एक एनजीओ मान सकते हैं, रजिस्टर्ड है। ठीक है, एंड कैन ऑल्सो बी रजिस्टर्ड एज ट्रस्ट एंड एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इसको आप एक ट्रस्ट के रूप में भी रजिस्टर कर सकते हैं। ये भी हमें दिया गया है 1860 रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर। ये जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, एनपीओ। अच्छा, तो यहाँ तक तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कुछ समझने में दिक्कत होगी। आइए जानते हैं कि पीईओ और एनपीओ क्या है। पीईओ मतलब प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एंड एनपीओ मतलब नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मोटिव सबसे पहला होता है, आता है मोटिव। तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही पता चला, उनका मोटिव होता है पैसा अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। जबकि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता है कि उनको पैसा कमाना है। उनका मेन मोटिव होता है टू सर्व पीपल। अब है फंड, तो ये कहाँ से आता है? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड कहाँ से आता है? तो ये ओनर्स कैपिटल होता है, उनके पास रिजर्व्स होते हैं, सरप्लस होते हैं। ठीक है, और हमारे एनपीओ में कहाँ पे होता है? इनके पास जनरली कैपिटल फंड होता है, जनरल फंड होता है। इनके पास जो भी पैसा आता है तो वो डोनेशन से, सब्सक्रिप्शन से, और सरप्लस जो बचा हुआ होता है उससे आता है। इनका रिजल्ट क्या होता है? तो ये लोग नेट, जो हमारा प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते हैं। जबकि हमारे एनपीओ हैं जो बनाते हैं, जब हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, तो वो सरप्लस और डिफिसिट शो करते हैं कि उन्होंने कितना सरप्लस आया और कितना डिफिसिट हुआ। अब ये लोग क्या बनाते हैं प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? तो ये लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। वहीं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए अब आगे जानते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में वो लोग कैसे क्या शो करते हैं। तो आते हैं सबसे पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, ये एक समरी होता है कैश रिसीप्ट का, जिसमें कैश पेमेंट जो भी आपने किया है, आप कैसे तो कैश बुक से जो भी रिलेटेड चीज़ होती है कैश बुक से अडॉप्ट किए जाते हैं। एक रियल अकाउंट होता है ये। इसमें जो एसेट्स और अकाउंट या रियल अकाउंट के नाम से भी इसको जानते हैं। एक समरी होता है कैश बुक का, जिसमें भी पेमेंट आए गए उसको हम लोग एक तरफ लिखते हैं। रिसिप्ट में मतलब जो जो पेमेंट हमने आए, और फिर पेमेंट में जो जो पेमेंट हमने किया, ठीक है, वो लिखते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? डेट लिखते हैं। उसके बाद कैश बुक वगैरह में जो भी हम लोग चीज़ लिखते हैं, यहाँ पे डिफरेंस भी बताया गया। तो कैश बुक में हम लोग जो भी चीज़ लिखते हैं वो डेट वाइज लिखते हैं, पर हम लोग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में डेट वाइज नहीं लिखते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो एंट्रीज होता है वो क्लासिफाइड फॉर्म में होता है, जबकि कैश बुक में हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है हम लोग एंड द ईयर के एंड में हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं, जबकि कैश बुक हम लोग डेली बेसिस पे भी करते हैं। अब बात करते हैं बनाता कौन है। तो इंस्टीट्यूट, ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जबकि कैश बुक जो है हम लोग सबके द्वारा बनाया जाता है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जितनी भी ट्रेडिंग कंपनियाँ होती हैं, जितने भी नॉन ट्रेडिंग कंपनियाँ होती हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है। लेजर फोलियो, तो इसमें कोई भी कॉलम नहीं होता है लेजर का, जबकि कैश बुक में एक अलग से लेजर का कॉलम होता है। अब साइड, तो लेफ्ट साइड में हम लोग रिसिप्ट लिखते हैं एंड राइट साइड में हम लोग पेमेंट साइड लिखते हैं, जबकि कैश बुक में हम लोग लेफ्ट साइड में डेबिट साइड लिखते हैं और राइट साइड में क्रेडिट साइड लिखते हैं।
तो हम आपको बता रहे थे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है बेसिकली। तो ये एक पता चला हमें कि ये समराइज वे होता है कैश बुक का, बस इसमें कुछ कुछ चीज़ें अलग होती है, ठीक है। ये एक रियल अकाउंट होता है। सेकेंड पॉइंट हमने ये जाना, ये हम लोग ईयर के एंड में बनाते हैं। थर्ड पॉइंट हमने ये जाना, दोनों कैश बुक और रिसिप्ट अकाउंट, दोनों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दोनों अलग होता है, बट क्या होता है थोड़ा उस पर मिलता जुलता है कि 2 कॉलम्स में भी 2 कॉलम्स में, बट हम लोग इसमें डेट वाइज एंट्रीज नहीं करते हैं। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो सबसे बड़ा मेन फंक्शन होता है कि ये दिखता है कैश बुक की तरह। ये समराइज वे होता है कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन का, ठीक है। इसमें जितने भी खर्च हैं, रेवेन्यू है, जो भी हमारे एक्सपेंस वगैरह सब कुछ दिखाया जाता है, ठीक है। और इसमें डिप्रिसिएशन वगैरह नहीं शो किया जाता है कि ये रियल अकाउंट है, ठीक है। तो हमने ये जाना। अब लिमिटेशंस क्या हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस पे हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नॉन कैश आइटम के लिए हम इसको नहीं कर सकते, लाइक इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह लोग नहीं शो कर सकते हैं। ये एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए ही बनाया जा सकता है, एक्चुअली अमाउंट के लिए हम लोग इसको नहीं बना सकते, मतलब डेली बेसिस पे हम इसको नहीं बनाते हैं। ये सरप्लस और डेफिसिट नहीं शो करता है, और ये एक्चुअल नहीं होता है। एक्चुअल मतलब कहते हैं ना एकदम डे टू डे बना रहे तो आपका हाँ जितना पैसा खर्चा किया, नहीं, वो एक एस्टिमेटेड होता है। आप नीचे देख भी सकते हैं, एक आपको रियल अकाउंट इट मीन्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। सेकेंड आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। ये एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए मेंशन किया जाता है। इसमें बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस शो किया जाता है, ठीक है। इसमें जो भी एक इनकम होता है वो एक साइड लिखे जाते हैं और दूसरी साइड जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो लिखा जाता है। ये एक्चुअल बेसिस पे इसको हम लोग बनाते हैं। और ये जो है एक सिमिलर मेथड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए। ये कोई भी बिजनेस इसको ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, वो इसका यूज़ करता है, ओके। इसमें सरप्लस और डेफिसिट वगैरह भी निकलता है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी निकल के आता है। और ये डिफरेंस जानते हैं रिसिप्ट अकाउंट एंड इनकम अकाउंट में। तो ये जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है एक रियल अकाउंट होता है, जबकि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है एक नॉमिनल अकाउंट होते हैं। ये कैश बुक का एग्जांपल होता है, जबकि वो एक पीरियड, प्रॉपर पीरियड का हम लोग निकालते हैं, जिसमें हम लोग लॉस एंड प्रॉफिट को भी निकालते हैं। अब आते हैं बिगनिंग। तो यहाँ पे ओपनिंग कैश बैलेंस है और एंडिंग क्लोजिंग कैश बैलेंस से करते हैं, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग एक साइड शो करते हैं एक्सपेंस को, एक साइड लॉस को शो करते हैं। अब यहाँ पे भी आपको ये तो पता है ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हम क्या लिखते हैं। अब आते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स में। इसमें हम लोग दोनों कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर दोनों को रिकॉर्ड करते हैं, और वहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी हम दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। अब आते हैं कैश आइटम में। तो इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नॉन कैश आइटम्स का भी हम लोग लिखा करते हैं। कैश बुक यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस का अभी हम लोग को पता चलता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें सिर्फ सरप्लस और डेफिसिट का पता चलता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का। अब आते हैं बैलेंस शीट में। तो ये प्रॉपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के थ्रू ही हम लोग एक बैलेंस शीट बना सकते हैं, नहीं तो बैलेंस शीट बनाना ज़रूरी नहीं है। अब आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इनको एक बैलेंस शीट बनाना होता है और बहुत ज़रूरी वो होता है। आई होप सबको ये समझ में आया हूँ। आप नीचे देख सकते हैं कि एग्जाम्पल दिया गया है, एक फॉर्मेट दिया गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो अब लास्ट और थर्ड चीज़ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हम लोग जानते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी प्रिपेयर कर सकता है, किसके मदद से, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से, ट्रायल बैलेंस की मदद से। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ असेट्स लिखते हैं और एक तरफ लाइबिलिटीज़ लिखते हैं, जिससे हमारा कैपिटल फंड पता चलता है। तो असेट्स जो भी हमारे फिक्स असेट्स होते हैं प्रीवियस ईयर के, वो सब लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट के जो भी असेट्स हमने परचेज़ किए, शोल्ड किए, डिप्रिसिएशन हुए, सारे कुछ हम उसमें लिखते हैं। जबकि लाइबिलिटी साइड में जो भी हमने लोन हमारा है प्रीवियस ईयर का, दिस ईयर का, सारा कुछ हम इसमें शो करते हैं। जो भी एक तरीके से कहते हैं एक्सपेंस, वो सारा कुछ हम इसमें लिखते हैं। उसके बाद सारा कुछ डिडक्ट करने के बाद जो हमारा लास्ट में एक नेट अमाउंट निकल के आता है, तो उससे वो पता चलता है कि हाँ हमारा जो भी कैपिटल फंड था वो अमाउंट का, वो चाहे सरप्लस में आए डेफिसिट में, उसको हम लोग ऐड करते हैं। उसके बाद हमारा जब बैलेंस शीट मैच हो जाता है तो हमें पता चलता है कि हाँ एक्चुअल बेसिस पे हमारा ये इतना है। तो इसमें जो भी सैलरीज देते हैं, कैपिटल फंड हो गया, वो एक तरफ हम लोग लिखते हैं लाइबिलिटीज़ में,
और असेट्स में जो भी हमारा कैश हैंड में होता है, बैंक में होता है, इन्वेस्ट किए होते हैं, जो भी हम लोग मशीन्स या गुड्स को परचेज़ करते हैं वो लिखते हैं, सब्सक्रिप्शंस लिखते हैं। उसके बाद हमारा जो भी टोटल होता है वो निकल के आता है। एक एग्जांपल बैलेंस शीट का भी। आई होप सो आपको एनपीओ अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। पूरी कोशिश करेंगे आपके जितने भी डाउट है उसको सॉल्व करने के लिए। मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।